हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे और बड़ी शिद्दत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम क्लास 10th का चैप्टर 11th जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिकली ये फिजिक्स का पोर्शन है और इसके हम आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो जितने भी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं आज के इस सेशन में, इस ऑनलाइन सेशन में हम डिस्कस करेंगे और साथ में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठ जाना है और इस पूरी की पूरे लेक्चर को आखिरी तक देखना है। तभी इस वीडियो का, इस ऑनलाइन लेक्चर का आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे और फिर आपसे न्यूमेरिकल कभी नहीं हो पाएंगे। तो क्लास 10th का जो फिजिक्स है वो क्लास 12th में अगेन आपको मिलेगा और इतना नहीं मिलेगा, इससे बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, जो बेस है वो क्लास 10th है। तो क्लास 10th का ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझना है और इसको लिखते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूले। तो आपने जैसा कि चैप्टर पढ़ लिया होगा, अगर चैप्टर पढ़ लिया होगा तो पहला फॉर्मूला एक ये आपको देखने पड़ेगा, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे Q क्या है, एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। जैसे सपोज एक बॉडी बना देते हैं, जैसे समझो एक बॉडी है, जैसे ये क्या है, एक बॉडी है और इस बॉडी में क्या बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस पूरी बॉडी का जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं हम टोटल चार्ज। और जो ये टोटल चार्ज होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक फंडामेंटल चार्ज। यानी कि अगर इसमें n नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पूरी की पूरी बॉडी का जो चार्ज होता है इसे हम Q से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू n इंटू ई। अगर हम बात करें इस रिजल्ट की, देखो आप बहुत अच्छे से समझते चलो क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो Q है, Q को बोलते हैं हम टोटल चार्ज। कोई भी बॉडी है उसमें जितना भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उनके चार्ज से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाता है, टोटल चार्ज। और n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं इस बॉडी के लिए बोल रहा हूँ। वैसे n की जो वैल्यू होती है, n इज बेसिकली इंटीजर, इंटीजर इज 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ओके। और यहाँ पे E क्या है, E इज द चार्ज इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। E क्या है यहाँ पे, चार्ज इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। सो कूलाम इज बेसिकली व्हाट, कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। आप कॉपी में लिख लीजिए, कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। सेकेंड फॉर्मूला जो आता है वो आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसको बार बार रिपीट करो, आप जितनी बार रिपीट करोगे ये फॉर्मूला आपके दिमाग में उतनी बार सेट हो जाएगा। यहाँ पे I क्या है, तो I की बात करें तो I इज अ करंट। I क्या है यहाँ पे, करंट। और Q क्या है, अगर Q की बात करें तो Q क्या है, टोटल चार्ज। और T क्या है आपका, टाइम। ठीक है। तो यहां से अगर Q निकालना हुआ तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I इंटू टी। तो ये हमारा नंबर 2 फॉर्मूला हो जाता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको अभी याद रखना है। पहला क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई, जहां पे Q क्या है, टोटल चार्ज। कोई भी बॉडी है उस पर टोटल चार्ज है, उसे बोलते हैं हम Q। N क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या n की वैल्यू कैसे होती है, n इज ए इंटीजर, n की वैल्यू क्या होता है, इंटीजर होती है। और E क्या है, E इज बेसिकली व्हाट, चार्ज इन अ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन क्या होता है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ये हो गए दो फॉर्मूले। अगला फॉर्मूला आता है V, पोटेंशियल डिफरेंस का। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। आपने अगर फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा होगा तो ये सारे फॉर्मूले आपको दिखे होंगे। सो V इज व्हाट, V
V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको VA माइनस VB दैट इज WA/B डिवाइड बाई Q ऐसा भी लिखते हैं, बट उतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप समझ जाते हो तो V इज इक्वल टू W/Q दैट इज इनफ फॉर यू। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे V क्या भी। अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जो V है, V इज बेसिकली व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और W क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। और यहाँ पे Q क्या है, चार्ज। जो चार्ज में आप क्या कर रहे हो, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे जितना वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को उसी चार्ज से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाता है, पोटेंशियल मिल जाता है इन दो पॉइंट के बीच का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगेन पोटेंशियल के लिए जो यूनिट रखी गई है वो रखी गई है क्या, वोल्ट। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। वर्क के लिए यूनिट क्या रखी है, जूल। और चार्ज के लिए यूनिट क्या है, कूलाम। तो ये चीजें आपको मालूम है, इतना मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ये चीजें आपको मालूम है। देखो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, दो फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए, तीन फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अभी आप एक बार क्या करें, वीडियो को पॉज करके उन फॉर्मूलों को मेमोराइज करें, विजुलाइज करें कि कौन कौन से फॉर्मूले मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। अब अगला जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये होता है बेसिकली ओम्स लॉ, जिससे कि क्या होता है, V इज इक्वल टू RI। ये है ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को मजे से देखिए, नोट कीजिए, यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई I। R क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, R इज अ रेजिस्टेंस। R क्या भी, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या है, रेजिस्टेंस। V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। और I क्या है आपका, करंट। ये फॉर्मूला आपका यूज होता है, नंबर ऑफ टाइम्स यूज होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, बहुत सारी जगह ये फॉर्मूला आपको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला है आपके सामने, उसको भी मैं बता देता हूं। अगला फॉर्मूला आता है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ऐसा फॉर्मूला भी आपने देखा होगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। आपको याद रखना है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं दिस टाइप ऑफ सिंबल, ठीक है। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी होती है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो पहला तो लेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरा एरिया पे डिपेंड करता है, तीसरा मटेरियल पे डिपेंड करता है, और चौथा जो होता है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस आखिरकार किस किस चीज पे डिपेंड करता है। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। ये फॉर्मूला R क्या है, यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस है गिवन है आपको। R क्या है, रेजिस्टेंस। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। अगर हम यहाँ पे बात करें रो क्या होता है, तो रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जिस भी मटेरियल का आपने रेजिस्टेंस लिया है उसकी रेजिस्टिविटी होती है रो, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इसकी यूनिट आपको याद रखना है, ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आप इसी फॉर्मूले से भी यूनिट आप निकाल सकते हैं, ओके। सो आई होप कि इतनी चीजें तो आपको पहले से आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो फिर भी आपको आराम से इसको देखना है, पढ़ना है और समझना है। ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला निकल के आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस को जब हम कंबाइन करते हैं, रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं। तो अगर सीरीज में आपने कंबाइन कर दिया तो आर एस इज इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं। अगर पैरेलल में आप कनेक्ट कर रहे हो तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन।
अगर सीरीज में सेम टाइप के n रेजिस्टेंसेस हैं तो आर एस आपका कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ आर। और अगर पैरेलल में यही वाली चीज है, आर पी क्या हो जाएगा आपका, आर डिवाइड बाई एन। अगर आपने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया और सभी रेजिस्टेंस का सभी रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो सीरीज में कनेक्ट करने पे उनका नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा n टाइम्स आर। और पैरेलल में अगर यही सारी चीजें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका r बाई एन। तो ये फॉर्मूले हो गए। इसके बाद पावर एंड एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इतने फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद मेरा तो काम ही है बताना, मैं तो आपको बताऊंगा ही, बट यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। ठीक है, चलिए। तो आपने खुद से ट्राई किया है कुछ? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। आप कितनी भी वीडियो देख लें, कितने भी अच्छे टीचर का आप लेक्चर देख लें, नथिंग यू विल अचीव। आपको खुद से पेन पेपर उठाना पड़ेगा और क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी जाके आप चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप लेट के वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो आपके पास उस वीडियो का जो इम्पैक्ट है वो कुछ देर तक रहेगा, उसके बाद वो इम्पैक्ट आपका गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसी चीज़ को नोट कर लिया तो ये इम्पैक्ट आपका काफ़ी दिनों तक रहेगा। और आई होप कि ये इम्पैक्ट इतना रहेगा कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ये बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। किस पे, 1 कूलम ऑफ चार्ज में, यानी कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे आप समझ गए होंगे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। अगर आप समझ गए हैं तो आप एक बार अपनी कॉपी में लिखिए उस फॉर्मूले को, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आपने कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताने हैं किस पे, कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज हमें बनाना है 1 कूलम, और इसके लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो आपको मैंने अभी बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू एन ई होता है। यहाँ पे प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। एक्चुअली पे फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अगर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो प्लस ले लेते हैं, निगेटिव चार्जेस होते हैं तो माइनस ले लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे नंबर्स की बात करेंगे। नंबर्स में पॉजिटिव निगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं। तो Q की बात करें तो Q तो आपका 1 है, N आपको निकालना है, और E की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है। एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या कि आप खुद पेपर में लिखें उसको। तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो यहां से अगर आप n निकालें, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ये चीज क्या हो जाएगी, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो अगला स्टेप तो बहुत आसान है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। अगर खुद से आपने कर लिया तो बहुत शानदार काम आप कर रहे हो। तो ये 10 की पावर माइनस 19 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस 19, और डिवाइड करेंगे 1.6 से, और यही क्या होगा, नंबर ऑफ चार्जेस। अगर हम देखें तो इसको 10 लिख लो और 10 की पावर 18 लिख लो, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये 10 की पावर 19 ही है, बेसिकली 10 को मैंने अलग कर लिया और 10 की पावर 18 को लिख लिया है, और इसको क्या लिख सकते हो, 1.6। दैट इज एन। कैलकुलेशन का पार्ट मैं बहुत अच्छे से आपको कर रहा हूं। अब 10 यहाँ पे देखो, बहुत 10 बाई 1.6 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हो, 100 ऊपर लिख सकते हो और नीचे क्या लिख सकते हो, 16। इतनी बात आपको क्लियर है क्या? क्रिस्टल क्लियर है आई थिंक। 4 से डिवाइड कर दो तो 4 से 4 बार में, और ये 4 से 25। ठीक है, अब 25 को अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 छंग 24, 6.25, यानी कि 6.25। दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 डिवाइड बाई 1.6। तो ये हो गया आपका 6.25 इंटू 10 to the power 18, and this is what, this is the number of charges which constitute 1 coulomb of charge. So I hope कि ये चीजें आपको समझ में आ गई है।
अगर समझ में आ गई है तो वीडियो पॉज करें और खुद से एक बार इसको ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, इसमें एक छोटा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इसमें कह क्या रहा है, पहले इस बात को आप समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझो। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट कितना है 0.5 एम्पियर है, ठीक है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, फिलामेंट से करंट आप निकल रही है यानी फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ, मतलब बल्ब के ही फिलामेंट की बात कर रही है, और टाइम कितना है आपका 10 मिनट, टाइम कितना है 10 मिनट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट, कितना चार्ज इस सर्किट पे फ्लो हो रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया करंट की वैल्यू क्या है 0.5 एम्पियर, तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लो, करंट की वैल्यू क्या है, तो 0.5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद फिलामेंट से टाइम, कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें बोला है 10 मिनट तक, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज आपको निकालना है, क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, यही तो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, आपने इतनी चीजें समझ ली होंगी, ठीक है। ये हो गया, इतनी चीजें गिवन है और ये हमें निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप, क्यू आई और टी, क्यू आई और टी को दिमाग में रख के एक फॉर्मूला आप सोचिए, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो मैंने आपको बताया था करंट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, तो यहां से आपका Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, मैंने अभी आपको बताया। अब आप क्या करोगे, अब आप I की वैल्यू रखोगे 0.5 एम्पियर और टाइम लिखोगे 10 मिनट, और उसके बाद आंसर निकाल दोगे, जो कि एकदम गलत आंसर होगा। मिनट को यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप हमेशा याद रखें, जब भी कोई भी वैल्यू गिवन है तो उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करें, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो 10 मिनट को क्या करेंगे, 10 इंटू 60, और ये हो गया सेकंड में आ गया। अब हमें वैल्यूज को पुट करना है, आई की वैल्यू कितनी 0.5, ठीक है। उसके बाद टाइम की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 60, ठीक है। तो ये अगर हम देखें 5 और 10 मल्टीप्लाई हो गए तो हो जाएगा 5, और इंटू कितना हो गया 60, तो यहां से आपका कितना आ गया 300 कूलम। सो दिस इज द चार्ज फ्लो। तो यहां से अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा आपका 300 कूलम। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 300 कूलम आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, आया ही होगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, तो ये क्वेश्चन इतने आसान है कि सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और सेट ऐसे होंगे कि फिर वो निकलेंगे नहीं। बस आप इस सेशन को शानदार तरीके से देखें, एकदम मन तन धन हर तरीके से, जो बोलता है ना तन मन धन, हर तरीके से लग जाइए। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, बस एक आध घंटे में ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, दैट इज द क्वेश्चन। कितना वर्क करें, हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग, इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलाम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है 2 कूलाम है। तो 2 कूलाम का चार्ज कितना क्या करे, वर्क करे, कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो कितना हो 12 वोल्ट। कहने का मतलब ये है, देखो ऐसा समझो, इन दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी है। मान लो ये चार्ज है 2 कूलाम का चार्ज है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसको कितना वर्क किया जाए कि ये बी से लेके ए पहुंच जाए, यही बोल रहा है। समझ में आ रही बात। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन इंफॉर्मेशन, V इज इक्वल टू कितना है 12 वोल्ट, चार्ज की वैल्यू Q कितना है आपका 2 कूलम, यही तो है। आपसे क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो W की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। समझ में आ रही बात, इतनी इतनी बातें तो आई थिंक सबको क्लियर होगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब V, Q और W को याद करते हुए मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था वो आप विजुलाइज करें। तो मैंने बताया था V इज इक्वल टू क्या होता है W बाई क्यू। तो यहां से आपको मालूम है, अगर W निकालना है तो V और Q को क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो W इज इक्वल टू,
अब V देखो, V क्या है 12 वोल्ट SI यूनिट में है, चार्ज क्या है 2 कूलाम, ये भी SI यूनिट में है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 12 और चार्ज हो गया 2, तो यहाँ से W की वैल्यू कितनी आ गई 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। और वर्क है, वर्क की SI यूनिट क्या होती है कमेंट करके एक बार बताओ, तो वर्क की SI यूनिट होती है जूल, तो कैपिटल का J लिख दिया। सो यहाँ से अमाउंट ऑफ वर्क डन की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 24 जूल। अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई तो 24 जूल, दैट इज योर आंसर। आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने 3 क्वेश्चन आपको कर दिए और 3 क्वेश्चन में हमने 3 फॉर्मूले अलग अलग यूज किए। एक बार देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये किया और इसमें जो फॉर्मूला यूज करा हमने, वो कौन सा फॉर्मूला यूज करा, हमने ये फॉर्मूला यूज करा Q इज इक्वल टू एन ई, पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया तो हमने यूज किया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और तीसरा क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया तो उसमें हमने फॉर्मूला यूज किया V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। आई थिंक 3 फॉर्मूले यूज कर लिए और ये फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट भी हो गए। अगला देखो, अब अगला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं उतने सभी फॉर्मूले का आपको न्यूमेरिकल देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। समझ में आई बात? समझ में आई तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ इज 1 मीटर। कोई मेटल वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 1 मीटर, इज 26 ओम। 1 मीटर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम, ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दिया है। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, जो वायर है उसकी डायमीटर कितनी है 0.3 mm, सो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर में उस मेटल की रेजिस्टिविटी आपको बतानी है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप विजुलाइज करें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात? तो चलिए थोड़ा आप विजुलाइज कीजिए, फॉर्मूले को थोड़ा कंसीडर कीजिए और हम चीज़ों को बना देते हैं। थोड़ा एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा वायर को हम लेते हैं बड़ा। जब तक आप ट्राई करना, मैं कुछ अगर डायग्राम बना रहा हूं तो आप तो उसको ट्राई कीजिए बस। देखो भाई, अब आपके सामने क्या है इसका सोल्यूशन। पहला तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो ये जो वायर है, मेटल वायर है, इसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये लेंथ कितनी है 1 मीटर है। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे लेंथ कितनी है 1 मीटर, ठीक है। और इसके जो डायमीटर है वो कितनी है 0.3 mm। तो अगर डायमीटर जो क्या होता है, डायमीटर क्या होता है भाई सभी को मालूम है, ये जो है हमारा ये क्या है डायमीटर है, विच इज हाउ मच, सो डायमीटर इज 0.3 mm, दिस इज द डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस बेसिकली क्या होता है डायमीटर का आधा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगी रेडियस। तो यहाँ से रेडियस कितनी निकल के आएगी आप समझो 0.3 डिवाइड बाई 2, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेडियस, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल रो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे, तो आप लेंथ लिखेंगे कितना 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस कितना है आपका, तो रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे कहीं दिया है 26 ओम, ठीक है।
डायामीटर कितना गिवन है आपको 0.3 mm, यानी कि रेडियस आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.3 डिवाइड बाई 2, ये रेडियस हो गई। और है, को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ मीटर, ये आ गया डायमीटर। अब डायमीटर आ गया, अब आप फॉर्मूले को विजुलाइज करो कि एक्चुअली पे इस फॉर्मूले में क्या लगेगा। हमें रो निकालना है ना, रो की वैल्यू हमें निकालनी है। अब आप विजुलाइज करो कि कौन सा फॉर्मूला इस पे यूज होने वाला है। लेट्स ट्राई टू विजुलाइज। तो मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, अगर आपको याद हो तो। R आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है, रेडियस गिवन है, तो आप एरिया निकाल लोगे तो इस रो की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो अगर हम रो निकालें तो रो इज इक्वल टू बेसिकली क्या होगा, आर ए बाई, ये आर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाई एल। ठीक है, यानी कि एल की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है। अब आर देखो, आर कहीं दिख रहा है भी, आर की वैल्यू यहाँ पे आप देखो 26 ओम है, तो आर की वैल्यू हो गई 26। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर कितना है 0.3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू का आपको रखनी है, लेंथ की वैल्यू 1 है, तो 1 से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा रिजल्ट। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तो 26 हो गया, इंटू पाई की वैल्यू अगर आप देखो तो 22/7 आती है। उसके बाद ये 0.3 है, तो 0 पॉइंट इस पूरे का अगर स्क्वायर करना तो ये हो जाएगा 0.09। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा तो आपका आएगा 0.09। डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, 2 से नहीं, 2 का भी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, इंटू करेंगे और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे देखो इसको मैं कट कर देता हूँ, 2 4 ये 11 हो गया और ये हो गया 2, इस 2 से अगर कट किया तो ये 13 आ गया। ठीक है, अब अगर इसको 9 आपको बनाना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 13 इंटू 11 इंटू 9 कर लो, और 9 जैसे ही करोगे डिवाइड बाई क्या है 7 इंटू 10⁻, ये -6 है ना, और इसको 9 बनाया है, तो 2 0 100 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है ना, 100 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10⁻2 नीचे रहेगा वो आ जाएगा, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो ये 10⁻⁸ हो जाएगा। बस आपको ये वैल्यू आप सॉल्व करनी है और अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। और रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं तो रेजिस्टिविटी ओम मीटर में होगी। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें और हमें बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वुड फ्लो पर सेकेंड through a cross section of wire when 1 ampere current flows in it। ये वही वाला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, थोड़ा सा इसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया। ठीक है, आपको मालूम है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, यही होता है, और जो Q होता है विच इज व्हाट, N इंटू E। तो अगर हम I की जगह यहाँ पे I रखें और Q की जगह N इंटू E रखें और T की जगह T रखें, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है। आप देखो 1 एम्पियर रख दिया, N की जगह पे N ही रखेंगे और E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखेंगे। और यहाँ पे बात कर रहा है फ्लो पर सेकेंड, यानी कि टाइम की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो आप देखो n की वैल्यू वही 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 बन गया, और इसका रिजल्ट जो आया था वो आया था 6.25 इंटू 10⁻18। समझ में आई बात। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, किसी वायर में फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड, और करंट कितना कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 एम्पियर, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आ जाएगी विच इज 6.25 इंटू 10⁻18। These are the number of electron flowing per second to constitute 1 ampere current। उसके बाद
इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप ट्राई करो कि कौन सा फॉर्मूला इस पे यूज होगा। देखो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भाई, इसमें क्या बोला है, हाउ मच करंट, तो आपसे वो जानना चाहता है कि कितना करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट, करंट कितना है आपको निकालना है, और रेजिस्टेंस कितना है आपका 100 ओम। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। याद क्यों रखनी है भाई, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, तो याद क्यों रखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि आई की वैल्यू आपको निकालनी है, पहली लाइन में लिखा है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है वो कितना है 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस जो वायर का है वो कितना है 100 ओम। अब मैंने आपको बताया था वी आई और आर में एक रिलेशन होता है जो ओम भाई साहब ने दिया था, वो क्या होता है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। एक बार आप उसको थोड़ा सा विजुलाइज करो अपने दिमाग में, उसके बाद तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली पे क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, बताया था ना, V इज प्रोपोर्शनल टू आई और V इज इक्वल टू आई आर, बताया था ना, अभी कुछ देर पहले ही तो बताया था। आपकी मेमोरी तो ठीक ठाक है ना, हाँ तो ये चीज़ें समझनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, बेसिकली आई निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम आई देखें तो V को अगर हम R से डिवाइड कर दें इस R को, तो हमें आई मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब V की वैल्यू को पुट करो, तो V की वैल्यू आपको दिख रही कितनी है 220 है, तो यहाँ पे रख दिया 220, और R की वैल्यू कितनी है तो 100 ओम है, तो 100 भी रख दिया। तो यही क्या है हमारी करंट, इस जीरो से इस जीरो कट कर दिया, तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 2.2 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, और करंट किससे मेजर करते हैं, तो एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है अमीटर, हिंदी में लिख देता हूं याद रहेगा, अमीटर। अमीटर एक डिवाइस है जिससे हम करंट को क्या करते हैं मेजर करते हैं, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, और डिवाइस क्या है एमीटर, और एमीटर हमेशा किस में लगाते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसी सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है क्या एमीटर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखो, ट्राई करो, जो भी करना है करो, लेकिन खुद से करने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है देखना, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, कोई वायर है जिसके लेंथ क्या है एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ठीक है, एल लेंथ का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसका रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक दूसरा वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा जिसमें सेम मटेरियल यूज किया गया है, यानी कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है सेम है। ठीक है, हैविंग लेंथ एल बाई 2, तो पहले जो लेंथ थी उसको लेंथ को क्या कर दिया है आधा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया है डबल। ठीक है, तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा ये आपको बताना। ठीक है भाई, हमने समझ लिया इस क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें आर है, रो है, ए है और एल है, चार चीजें हैं, और इसको यूज करते हुए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यही इसमें यूज करेंगे। पहले वाले केस में, पहले जब केस था तो लेंथ कितना है एल, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, एरिया कितना है कैपिटल ए, और मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है रो। इस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस देखा है तो ये क्या हो जाएगा रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए, रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेजिस्टेंस है आपका 4 ओम। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब केस हो गया है, पलट गया है। अब देखो, अब जो लेंथ है एल डैश हम ले लेते हैं, ये कितनी हो गई है एल बाई 2। एरिया जो है ए डैश ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हो गई है आपकी
2a। रजिस्टिविटी रो की रो ही है, रजिस्टिविटी जो पहले थी वही रजिस्टिविटी अभी भी है। तो आपका जो रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा आर डैश वो कितना होगा, तो आर डैश क्या हो जाएगा, रो एल डैश बाई ए डैश, वही फॉर्मूला रो एल बाई ए। एल क्या है, बदल गया और एरिया भी बदल गया है, तो मैंने लेंथ के चेंज को एल डैश ले लिया, एरिया के चेंज को ए डैश ले लिया, ठीक है रो। अब लेंथ कितनी, एल डैश की वैल्यू कितनी है, एल बाई 2, और एरिया देखो कितना है 2a, ठीक है। तो यहां से हम अगर देखें इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझिएगा, तो आर डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी, देखो 1/4, ये 2 नीचे जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये रो एल बाई ए हो जाएगा। आप देखो रो एल बाई ए की जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो रो एल बाई ए की वैल्यू है वो कितनी है, 4 ओम। तो इस जगह पे हमें क्या रखना है, 4 ओम की वैल्यू रख देनी है। तो अगर आप 4 ओम यहाँ पे रखते हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 इंटू 4। तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो नया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, तो अनदर वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम। समझ में आ रही बात। पहले तो बेसिक फंडामेंटल यूज करना, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब लेंथ, एरिया, रजिस्टिव, देखो रजिस्टिविटी तो चेंज हो नहीं रही है तो रो को रो ही रखेंगे। लेंथ में जितना चेंज हो रहा है तो लेंथ में कर दो, एरिया में जितना चेंज हो रहा है एरिया में कर दो। अब जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे लेंथ कम होगा और एरिया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस तो कम होना ही है। अब यहां पे बोल रहा है, अब ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। इन्होंने बोला है कि तुम्हारे पास 3 रजिस्टर हैं, कितने रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर हैं, और तीनों रजिस्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक तो 2 ओम का है, दूसरा क्या है 3 ओम का है, और एक क्या है 6 ओम का है। 3 रजिस्टर आपके पास है, उसको कनेक्ट करना है, और एक बार रेजिस्टेंस आपका होना चाहिए, आपका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई, एक बार आपका रेजिस्टेंस है जो 4 ओम होना चाहिए और दूसरी बार 1 ओम होना चाहिए। तो कैसे कनेक्ट करते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमें मिल जाए, तो हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे, विजुलाइज करके देखो कि कैसे कनेक्ट करना है। देखो तो सबसे पहली चीज आपको समझना, रजिस्टर कौन कौन से हैं, एक तो 2 ओम का है आपके पास, दूसरा 3 ओम का है, और 6 ओम वाला है, ठीक है। अब देखो सीरीज में अगर कनेक्ट कर दोगे तो 6 से ज्यादा हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो 6 से ज्यादा हो जाएगा, 6 से ज्यादा आपसे पूछा नहीं है, 4 पूछा है ना, तो 4 के लिए क्या करोगे, तो 4 के लिए काम कर सकते हैं क्या, एक हमने ले लिया 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास बचा क्या, एक तो 3 ओम बचा और एक बचा 6 ओम। अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 6 ओम, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, अगर ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, मान लो, मानने में क्या दिक्कत है, तो अगर मैं देखूं तो 3 और 6 को अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखो भाई ये आपके 3 और 6 किस में कनेक्ट है भाई, पैरेलल में कनेक्ट है ना, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो इनके नेट रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1। R1 कितना है 3 और R2 कितना है 6। अगर इसको सॉल्व कर लो आप, 1/RP इज इक्वल टू, तो 1/3, देखो 1/3 तो है ना ये, तो 1/3 और 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6, 3 से 2 टाइम्स में और 6 से 1 टाइम्स में, तो यहाँ से 1/RP इज इक्वल टू क्या आ गया 3/6। तो ये इसको काट दिया तो 1/2, तो इसका रिजल्ट आ गया आपका 2 ओम। इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट कितना आ गया 2 ओम, और ये 2 ओम और ये 2 ओम अब सीरीज में हो गए,
ये कुछ ऐसा हो गया 2 ओम, और यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया, एक 2 ओम, और ये हो गया आपका P पॉइंट, और ये हो गया आपका Q पॉइंट। तो अब नेट रेजिस्टेंस PQ के बीच का क्या हो जाएगा आपका 2 + 2, तो ये कितना हो गया आपका 4। ठीक है, तो ऐसे हम तीनों का यूज करेंगे, और तीनों को यूज करने के बाद हमें नेट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 ओम। दूसरे केस में क्या है, 1 ओम आपको निकालना है। अब 1 ओम के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ओम तो बहुत कम रेजिस्टेंस है, और कम रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कनेक्ट करना पड़ता है। तो बी केस में आपको क्या करना है, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। तो देखो जैसे ऐसे ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया क्या, पैरेलल में। ठीक है, ये आपका 2 ओम हो गया, ये आपका 3 ओम हो गया, और ये आपका क्या हो गया 6 ओम। अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/2 + 1/3 + 1/6। समझ में आ रही बात। तो 1/RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखो कितना आएगा भाई, तो ये हो गया इसका एलसीएम, एलसीएम हो गया कितना 6, और 2 से किया तो 3 बार में, 3 से किया तो 2 बार में 6 आपको मिल जाएगा, 6 से किया तो 1 बार में मिल जाएगा। तो यहाँ से 1/RP इज इक्वल टू हो गया 6/6, तो 6 से 6 कट गया, तो यहाँ से RP की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 ओम। तो जब 1 ओम चाहिए तो तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर देना, और जब 4 ओम चाहिए तो बड़े वाले जो दो रेजिस्टेंस है उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, छोटे वाले को सीरीज में। याद रखना, अगर बड़ी वैल्यू चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट कर दो, छोटी वैल्यू चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो। समझ में आ रही बात इतनी। आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपके पास 3 रजिस्टर है। कितने रजिस्टर है भैया, तो 3 रजिस्टर है। बोलो कितने रजिस्टर हैं, तो बोले 3 रजिस्टर है। अब इनका रेजिस्टेंस क्या है, तो सब का ईच हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। यहाँ पे देखो भाई, सबका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है, क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले केस में आपको तीनों को जोड़ के 9 ओम बनाना है, और दूसरे केस में 4 ओम बनाना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप ट्राई करो, ट्राई करके मुझे बताओ कि कितना हो सकता है, कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये 6 है, 9 है ना, एक 6 है, एक 6 है ना, हमें 9 चाहिए। देखो बहुत ध्यान से सुनना, अगर मुझे 9 चाहिए तो एक तो 6 है, और दूसरा भी आपने 6 कनेक्ट कर दिया तो 12 हो गया। तो एक 6 लिख लो सीरीज में, और दूसरे और तीसरे 6 को ले लो पैरेलल में। तो ये 6 और 6 कितना दे देंगे, 3, और 6 और 3 क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएगा आपका 9। समझ में आ रही बात। अब क्या करना है, क्या बोला अभी, अब आपको 4 चाहिए। अब 4 कैसे आएगा, अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो 6/3 कितना हो जाएगा, 2, और आपको कहेगी 4। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे 2 को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ एक को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये है आपका बी वाला केस। और ए वाला केस कैसा था, एक को ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। चेक करके आप जरूर देखना, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 6 हो गया। ये आपका पहला वाला केस है। दूसरा वाला केस ये 6, ये 6 और ये 6। समझ में आई बात। तो ऐसे हमें क्या करना है, कनेक्ट करना। आप चेक करके जरूर देखो, हो सकता है मैंने गलत बता दिया। तो जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक थोड़ी पता चलेगा कि सर सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे। ठीक है, तो इसको आप जरूर एक बार चेक करें। अब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड व्हाट इज द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस। कितना ज्यादा से ज्यादा और कितना कम से कम रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है। कब, जब 4 रजिस्टर हों, और सबको क्या कर सकते हैं, कैसे भी कनेक्ट करो। 4 रजिस्टर है आपके पास, एक तो 4 ओम का है, दूसरा 8 ओम का है, तीसरा 12 ओम का है, चौथा क्या है 24 ओम का। ये 4 रजिस्टर आपके पास हैं, इनको कैसे भी कनेक्ट कर दो। तो एक बार मुझे कम से कम रेजिस्टेंस दे दो, और एक बार ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस दे दो। ठीक है,
याद रख लेना, जब आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, कौन सा रेजिस्टेंस, हाईएस्ट, तो कनेक्ट कर दो किसमें, सीरीज में। और जब आपको लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो कनेक्ट कर दो किसमें, पैरेलल में। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो। बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, बोल रहा है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना मिल सकता है, तो सीरीज में कनेक्ट कर दो। लोएस्ट रेजिस्टेंस कितना मिल सकता है, पैरेलल में कनेक्ट कर दो। समझ में आई बात। तो हमारे पास रेजिस्टेंस है कौन कौन, देखो यहाँ पे अगर R1 की वैल्यू देखें तो 4 ओम है, R2 की वैल्यू देखें तो कितना है, 8 ओम है, R3 की अगर वैल्यू देखें तो कितना है, 12 ओम, और R4 की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 24 ओम। ये क्या है, रेजिस्टेंसेस। अब हमें मैक्सिमम चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। पहले केस में क्या चाहिए, हाईएस्ट। हाईएस्ट के क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये किसके लिए है, सीरीज के लिए। जब हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो करो भाई। तो हाईएस्ट के लिए आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4 प्लस 8 प्लस 12 और प्लस 24। ये कितना रिजल्ट आ जाएगा, तो देखो भाई 8 और 4 हो गया 12, और ये 12 मिलके हो गया 24, और ये 24 मिलके हो गया 48। तो 48 ओम इतना है, ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। इतना, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे एस लिख दो, हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। इतना हम ज़्यादा से ज़्यादा इन रजिस्टर को यूज़ करके हम ले सकते हैं रेजिस्टेंस। लोएस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, किसके लिए, लोएस्ट के लिए, लोएस्ट के लिए क्या करें, तो बोल रहे लोएस्ट के लिए एक काम करो, लोएस्ट के लिए इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। मैंने बताया ना यहाँ पे, हाईएस्ट के लिए सीरीज, लोएस्ट के लिए पैरेलल। तो लोएस्ट के लिए 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यही तो बोला मैंने भैया, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट करो, कम से कम चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट करो। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस कम होता है, और सीरीज में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 1/RP, तो ये क्या है 1/4 प्लस क्या है 1/8 प्लस क्या है 1/12 प्लस क्या है 1/24। बच्चों को मालूम है 1/RP की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 से कम आएगी, क्योंकि सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम आता है। समझ में आ रही बात, इतनी बात है तो भैया सभी को क्लियर है क्या, ठीक है भाई, सबको क्लियर है तो अच्छी बात है। ठीक है, 4 8 12 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 24। कैसे मालूम चला कि 4 के टेबल में भी 24 आता है, 8 की टेबल में भी 24 आता है, 12 के टेबल में 24 आता है, और 24 के टेबल में 24 आएगा ही। तो 4 से 6 बार में 24 आ गया, 8 से 3 बार में आ गया, 12 से 2 बार में आ गया, और 24 से 1 बार में। तो यहाँ से आपको इतना तो पता चल ही गया कि यहाँ से जो आपका 1/RP है, अगर हम देखें तो 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 आएगा, और 11 में 1 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। तो 12/24 कट करें तो 12 से 1 बार में कट गया, 12 से 2 बार में कट गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो RP की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझ में आई बात। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हाईएस्ट रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस 48 ओम आप फाइंड आउट कर सकते हो, और लोएस्ट रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो कितना कर सकते हो, 2 ओम। क्लियर है इतनी बातें, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। एक बार वीडियो को क्या करेंगे, कमेंट्स और लिखेंगे जय श्री राम। क्या लिखेंगे, जय श्री राम। ठीक है, और क्या करना है, और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ में क्या करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। भाई दोस्तों को भी न्यूमेरिकल बताओ, वो भी बहुत परेशान रहते हैं कि सर सब कुछ थ्योरी तो चार्ट डाला, मैंने थ्योरी तो पढ़ लिया, बस न्यूमेरिकल ही नहीं आ रहा। तो न्यूमेरिकल आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, भरमार। आगे बढ़े,
अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। आर रेजिस्टेंस का कोई एक वायर है, ठीक है। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, किसी ने कट कर दिया, एंड दीज पार्ट देन कनेक्टेड टू द पैरेलल, और सभी को क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो आपको बताना है कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर डैश, और उसका इक्विवेलेंट निकाला तो कितना आया, आपको आर डैश मिल गया। तो आपको बताना है आर बाई आर डैश का रिलेशन, समझ में आई बात, आर बाई आर डैश का रिलेशन, ठीक है। हम निकाल देंगे भाई, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। देखो अब ऐसे समझो, कोई आर रेजिस्टेंस का कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर। अब कोई रजिस्टर है, एक और दूसरे तरीके से देख लेते हैं भाई। एक रजिस्टर है, इसका थोड़ा इनकम, यहाँ पे एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, और उसको 5 टुकड़ों में काटा गया, 5 पार्ट्स में क्या है, तोड़ दिया किसी ने। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाई 5 होगा, यही तो क्या होगा, आपका नया रेजिस्टेंस होगा। तो एक छोटा टुकड़ा होगा वो कितने, उतने रेजिस्टेंस का होगा, आर बाई 5 का, ठीक है। अरे बात कुछ समझ में आ रही है। तो देखो जैसे कनेक्ट करना मुझे, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, और ये हो गया पांच, पांचों को कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई 5, इसका भी कितना हो जाएगा, आर बाई 5, इसका भी कितना हो जाएगा, आर बाई 5, और इसका भी कितना रिजल्ट होगा, आर बाई 5, और इसका भी कितना हो जाएगा, आर बाई 5, ठीक है। इसका नेट रेजिस्टेंस बोला है कि आर डैश है, क्या है, आर डैश है। इसका नेट रेजिस्टेंस क्या है, आर डैश। तो आर डैश कैसे आया होगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r2, यानी 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5, चार हो गए ना, प्लस 1/r/5, ऐसे तो आया होगा। अब देखो 1/r' इज इक्वल टू, ये 5/r हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5/r, और ये भी हो जाएगा कितना आपका 5/r, ये भी कितना हो जाएगा आपका 5/r, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 5/r। इतनी बात है, सभी को क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, मुझे भी मालूम है, ठीक है। अब देखो भाई, तो यहाँ से 1/r' की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, r सबका एलसीएम, और सभी 5 हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो सभी क्या है, 5 हैं। तो 5 को 5 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 25। समझ में आ रही बात, यही तो बोला है, अरे यही तो है, 5 को सभी बार जोड़ दिए। आपसे पूछा गया आर बाई आर डैश, तो आर को ऊपर ले जाओ, इस आर को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको आर को इधर ले जाओगे तो आर बाई आर डैश हो जाएगा क्या, और ये कितना आ गया 25, और नीचे क्या हो जाएगा 1, तो 25/1, और 25/1 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो बच्चा बोलेगा ये क्या हो गया, डी ऑप्शन क्या है, 25/1 ही तो है, 25 लिखो या 25/1 लिखो, समझ में आ रही बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। अब ओ मत लिख देना, ये रेशियो है, और रेशियो हमेशा नंबर में होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो क्या होता है, यूनिटलेस होता है। क्या बोला मैंने, दो सेम क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, यूनिटलेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंसेस को क्या करा है, डिवाइड करा ना, तो रेजिस्टेंस का ओम और ओम क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो नंबर कितना आ जाएगा 25। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, अ नाइक्रोम वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, ये नाइक्रोम वायर है आपके पास, जिसका रेजिस्टेंस बोला है इनके पास कि कितना है, 10 ओम है। किसका, वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, रेजिस्टेंस कितना है आपका 10 ओम। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम बार, रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम वायर आपको निकालना है, हुज लेंथ इज थ्राइस,
लेंथ कितनी है 3 गुनी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 4 गुना है ऑफ द फर्स्ट वायर। ठीक है, एक वायर है, देख लेते हैं भैया। पहले वाले कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना है आपका 10 ओम, यानी कि जाहिर सी बात है 10 ओम क्या रहा होगा, रो एल बाई ई, यही तो रहा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है आपका रो एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस कितना है 10 है। रो नाइक्रोम वायर है, रो ही होगा, एल लेंथ है, एल लेंथ रही होगी, और ए क्या रहा होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रही बात, इतनी बातें क्लियर है। अब बोला जो लेंथ है नई लेंथ वो पुरानी वाली लेंथ का 3 गुना है, हुज लेंथ इज 3 टाइम्स, यानी कि 3L है, L डैश क्या है आपका 3L है। एरिया जो है ये एरिया, एरिया बोल रहा है 4 गुना है 4 टाइम्स है, तो ये 4A हो गया। मटेरियल सेम है, पहला वाला भी नाइक्रोम का था, दूसरा वाला नाइक्रोम का है, यानी कि रो इज इक्वल टू क्या है रो है। तो नया रेजिस्टेंस R डैश अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा रो L डैश डिवाइड बाई A डैश। अब ये हो गया रो L डैश की वैल्यू आप देखो कितनी है 3L, L डैश कितना है 3L है, एरिया कितना है 4A है, यही तो है ना भाई। देखो आप, तो यहां से अगर आप देखो तो 3/4 आ गया, और ये हो गया रो L बाई ए। रो L बाई ए की जो वैल्यू है आपको कहीं दिख रही है, तो आप बोलोगे कि सर मुझे तो दिख रही है ऊपर है, लिखी है, कितनी लिखी है, तो रो L बाई ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 10, तो इस रो L बाई ए की जगह हम रखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू हो जाएगा 10। समझ में आ रही बात। अब इसको काट दो, तो 4 से काटोगे तो 2.5 आ जाएगा, और 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5। अब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस होगा ओम। ठीक है, तो दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 7.5 ओम। दिस इज योर आंसर। आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर है। क्लियर है तो भैया एक बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, थम्स अप करना पड़ेगा, लाइक तो ठोकना पड़ेगा। हाउ मेनी, अब ये बोल रहा है कितने रेजिस्टेंस चाहिए। हाँ भैया, कितने रेजिस्टेंस 176 ओम के रेजिस्टेंस कितने चाहिए आपको, कि अगर उनको आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो कितना करंट मिले 5 एम्पियर का करंट मिल जाए, और कनेक्ट किसमें किया है 220 वोल्ट के लाइन में आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है भैया, कितने रेजिस्टेंस करना है ये आपको पूछा है। ठीक है भाई, हम करेंगे। देखो आर की वैल्यू कितनी है 176 ओम है, एक रेजिस्टेंस, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं कि जो करंट है वो कितनी हो 5 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस लगाया गया है वो कितने पोटेंशियल में लगाया गया है 220 वोल्ट। तो अगर मैं इन दोनों रिलेशन, इस दोनों के हिसाब से देखूं तो यहां से एक्चुअली पे रेजिस्टेंस कितना चाहिए, यहां पे देखो, यहां से अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर लगाऊं, V इज इक्वल टू आई आर डैश लगाऊं, आर डैश क्या है नेट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, और V इज इक्वल टू आई आर में नेट रेजिस्टेंस होता है, तो नेट रेजिस्टेंस मान लो आर डैश है, तो ये क्या होगा V बाई आई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर डैश। V कितना है आपका 220, और आपका I कितना है 5, तो यहाँ से ये आ गया आर डैश। तो यहाँ से अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये आपको 44 दिखाई दे रहा है क्या, 5 चौक 20 5 चौक 20, तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 44, यानी कि नेट रेजिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए, तो बोला कि 44 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 44। अब बोले 176 का रजिस्टर है और हमने एन रजिस्टर क्या करना है पैरेलल में कनेक्ट करा है, तो मैंने बोला था कि आर नेट अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो रेजिस्टेंस सेम है तो क्या हो जाता है आर बाई एन हो जाता है, यही तो मैंने बताया था आपको। तो आर नेट कितना है 44, और आर की वैल्यू कितनी है 176, और डिवाइड बाई क्या करना है एन, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 176 डिवाइड बाई 44। तो यहाँ पे देखो 4 बार में ये कट जाएगा, 4 चौक 16 4 चौक 16 1 17, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये ओम नहीं है, ये नंबर है, इतने 4 रजिस्टर,
डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर और चार रजिस्टर, इन सबको कनेक्ट कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेजर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो इसको कनेक्ट करा है आपने। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक वायर इधर से एक वायर इधर से, यहाँ पे ऐसे आपने जोड़ दिया। एक बैटरी है, जो आपकी बैटरी कितनी है 220 वोल्ट की। इस पे करंट कितनी फ्लो कर रही है 5 एम्पियर। तो कितने रजिस्टर लगेंगे, 4 रजिस्टर लगेंगे। सबका क्या है 176, 176, 176 और 176। ऐसे हमारा डायग्राम बन जाएगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो भैया एक बार लाइक तो करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको बताना है। एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, इसका डायग्राम भी अपन बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बढ़िया वाला बना दूं क्या? चलो देखो, चलो देखो यार। ठीक है भाई, ये एक क्या है, बैटरी है। ठीक है, बैटरी है कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। इलेक्ट्रिक बल्ब हुज रेजिस्टेंस 20 ओम, एक बल्ब यहाँ पे लगा दो। बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना है भैया 20 ओम। ठीक है, और एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर लगा दो जिसका रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो आपको बताना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, और करंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर। तो इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल कितना होगा, ये क्या है इलेक्ट्रिक लैंप है ना, तो एल लिख दो। और पोटेंशियल अक्रॉस क्या है कंडक्टर, ये कितना होगा, ठीक है आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो नेट रेजिस्टेंस। ये लैंप, देखो ये जो लैंप है और कंडक्टर दोनों क्या किस में दिख रहे हैं, तो भैया आपको सीरीज में दिख रहे हैं। कनेक्शन कैसा है, सीरीज वाला है। तो सीरीज के लिए क्या करते हैं भाई, तो सीरीज के लिए आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आर लैंप प्लस आर कंडक्टर। तो लैंप का रेजिस्टेंस 20 और कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4, तो यहाँ से आ गया आपका 24 ओम। ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल गया। ए ऑप्शन आपका, सॉरी फर्स्ट वाला पार्ट आपको सॉल्व हो गया। कितना आया 24 ओम। दूसरा पूछा है करंट कितनी होगी, तो करंट क्या होती है V इज इक्वल टू आई आर नेट। तो V कितना है आपके पास, तो V आपने बोला भी ये 6 है, और I कितनी है, I तो हमें निकालना है, और नेट रेजिस्टेंस कितना है तो 24। तो यहाँ से अगर हम देखें तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 6/24। अगर काट कूट दें तो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, और 1/4 कितना होता है 0.2 एम्पियर। तो ये जो करंट आपको दिख रही है ना ये वाली, इसकी वैल्यू 0.25 एम्पियर हो गई। अब तीसरा है पोटेंशियल अक्रॉस, आपको लैंप बताना है और पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर। तो करंट अक्रॉस लैंप और रेजिस्टेंस अक्रॉस लैंप, और यहाँ पे भी करंट अक्रॉस कंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये समझ में आ रही बात, सभी को आ रही होगी। तो करंट कितनी है 1/4 है, और रेजिस्टेंस लैंप का कितना है तो 20 है, और यहाँ पे 1/4 भी करंट तो सेम है ना, सीरीज में करंट क्या होती है सेम करंट फ्लो करेगी।
यहाँ पे भी आई होगी, यहाँ पे भी आई होगी, हर जगह क्या होगी, करंट क्या होगी, सेम होगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ से देखो ये हो गया रेजिस्टेंस किसका, कंडक्टर का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 है। ये 4 से ये 4 कटा तो ये आ गया 1, इस 4 से ये 4 कटा तो ये आ गया 5, तो ये हो गया 5 वोल्ट और ये हो गया आपका 1 वोल्ट। तो ये VL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 वोल्ट, और VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 वोल्ट। और 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6। समझ में आ रही बात? इतनी बातें सभी को क्लियर है, आसान सा प्रश्न है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, दिमाग आपको वहाँ लगानी है जहाँ ज़रूरत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस R1 और R2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो R1 और R2 यहाँ पे क्या है, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में। इसके बाद यहाँ से एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पे R3, R4 और I5 भी क्या है, पैरेलल में। तो यहाँ से पैरेलल में अगर सॉल्व करोगे तो एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा और ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। अब देखो ये ऐसे बनेगा। अब आपको लगेगा ये दोनों भी पैरेलल में है, नहीं भैया, अगर ये करंट इधर जाएगी तो ये करंट इधर आएगी, ये करंट इधर आएगी, तो सब में सेम करंट फ्लो करेगी। तो अब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, सीरीज में। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों को आपको पैरेलल में सॉल्व करोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे मान लो इसको नाम दे दो R डैश, और R3, R4 और R5 को अगर सॉल्व करोगे तो ये R डबल डैश दे दो, और R डैश और R डबल डैश ये दोनों किस में होंगे, तो सीरीज में होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप नेट रेजिस्टेंस निकाल लोगे। क्वेश्चन ये ट्राई करना आप, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसीजर। और करंट के लिए आपको क्या करना है, V इज इक्वल टू आई आर नेट लगा देना है, तो इससे क्या आ जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ये आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, यहाँ पे R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू 40 है, R3 की वैल्यू 30 है, R4 की वैल्यू 20 है और R5 की वैल्यू कितनी है, 60 है। पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकेंड पार्ट में आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये 12 लिख लेना इज इक्वल टू आई, और आर नेट की वैल्यू पहले वाले पार्ट से आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा विकराल क्वेश्चन नहीं है। आपको जितनी भी चीजें अभी तक बताई है, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो समझ जाओ कि पुरानी वाली चीजें आपको क्लियर है। उसके बाद हीट एंड पावर। हीट बेसिकली क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और पावर क्या होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो या रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, हीट जो है एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। समझ में आ रही बात? अब हम बात करते हैं थोड़ी अच्छी वाली, अच्छी वाली कर रहे हैं। अब हीट के लिए आपको एनर्जी, एनर्जी या इसको वर्क, दोनों को इस टाइप की क्वेश्चन में एनर्जी भी लिखा रहेगा, अमाउंट ऑफ वर्क भी लिखा रहेगा, तब दोनों के लिए, या हीट लिखा रहेगा। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, या H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी के बाद इसको क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, या इसी को लिखा जाता है वी आई और टी। समझ में आ रही बात? ये तीन फॉर्मूले। आपको और एक चीज बता दूं, एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी जो होती है अगर टाइम से उसको डिवाइड कर दिया जाए तो आपको मिलेगा पावर। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम। ये क्वेश्चन में भी यूज होता है। पावर के लिए अगर देखें तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, या इसी को वर्क बाय टाइम भी लिखा जाता है।
ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू आपका ये जो फॉर्मूले हैं उसमें टाइम हट जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, या इसी को आप वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हो, या आप इसको वी आई लिख सकते हो। ये पावर के लिए रिजल्ट यूज होंगे। समझ में आ रही बात? ये फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में हैं, आपने पढ़े होंगे। इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे। फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, वो हमारे लिए दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंसर्न। ठीक है। एनर्जी हीट क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। और पावर के लिए हम वॉट यूज करते हैं। ठीक है। और एक हॉर्स पावर भी आपके सिलेबस में एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। तो 746 वॉट अगर मिल जाए आपको तो इसका मतलब है कि 1 हॉर्स पावर है। ठीक है। इसके बाद एक और चीज है जो यहाँ पे है आपके पास, 1 यूनिट की बात की जाती है क्वेश्चन में। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर। जो यूनिट है वो एनर्जी की यूनिट है। जो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो यूनिट में आती है। यूनिट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट है। वैसे तो जूल होती है, लेकिन ये कॉमर्शियल यूनिट है। अगर इसको हम देखें 1 यूनिट को, तो 1 किलो वॉट, यानी कि 1 किलो वॉट का मतलब 1 इंटू 10⁻³ वॉट, मतलब 1000। 1 किलो वॉट क्या होता है, 1000 वॉट। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ वॉट। आवर है, 1 आवर को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 60 इंटू 60 हो जाएगा ना, आपको सभी को मालूम है। ये कितना होता है, 3600 सेकेंड। ठीक है। और आपको मैंने अभी बताया कि एनर्जी जो होती है वो होती है पावर बाई टाइम। तो यहाँ से सॉरी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाए, पावर की यूनिट अगर देखें हम, यूनिट की अगर देखें बात यहाँ से, तो एनर्जी के लिए अपन यहाँ क्या यूज करते हैं भाई, जूल। और पावर के लिए वॉट, और टाइम के लिए सेकेंड। तो जहाँ पे आपको वॉट सेकेंड दिखेगा वहाँ पे आप जूल लिख सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू 10⁻³ वॉट। इस किलो वॉट को कन्वर्ट किया, आवर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶। देखो यहाँ पे अगर पॉइंट लगाएंगे 1000 निकल सकता है ना। देखो 3600 को आप क्या लिख सकते हो, 3.6 इंटू 10⁻³। यही तो लिखा। तो 10⁻³ और ये 10⁻³ क्या हो गया, 10⁻⁶। इसको लिया लिखते हो वॉट सेकेंड। और वॉट सेकेंड मैंने बताया, वॉट सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, जूल। तो यहाँ से हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये कन्वर्जन भी आपको याद रखना है। 1 यूनिट या 1 किलो वॉट आवर की जो वैल्यू आती है जूल में कितनी आती है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। बल्ब की रेटिंग दी गई है 5 वोल्ट में और करंट कितना है, 100 मिली एम्पियर। कैलकुलेट द पावर एंड रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है भाई। देखो आपको पहले चीज तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको V जो दिया है वो दिया है 5 वोल्ट, और जो करंट दी है वो दी है 100 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 100 की पावर 10 की पावर -3 एम्पियर। यही तो मिली एम्पियर का मतलब है। इसका मतलब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 10 की पावर -1 एम्पियर आ गया। ये क्या है, आपकी करंट। मैंने आपको बताया पावर के लिए आपको क्या है, फॉर्मूला V इंटू आई यूज करना है। पावर के लिए फॉर्मूला कौन कौन से हैं, वी आई, या आई स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्मूले हैं। समझ में आ रही बात? अरे आ रही नहीं आ रही? ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वी, वी कितना है आपका 5 वोल्ट, तो ये हो गया 5। और करंट कितनी हो गई आपकी 10 की पावर -1। 10 की पावर -1, या आप इसको लिख सकते हो 1/10। तो ये आपका पावर कितना हो जाएगा 5/10, जो कि कितना होता है आपका, होता है 0.5। 5/10 कितना होता है 0.5। और पावर की बात कर रहे हैं तो वॉट हो जाएगा W। ये वाला हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में अगर आप देखो तो
तो आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई। V आपका कितना है, अरे कितना है बोलो, 5, और करंट कितनी है, तो करंट आपकी है 10⁻⁻1। तो अगर इसको आप देखो तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10, तो यहाँ से आ जाएगा 50 ओम। तो यहाँ से पावर की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.5 वॉट, और जो रेजिस्टेंस आया वो आया है 50 ओम। सो दिस इज द आंसर। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एक तो ये फॉर्मूला, क्योंकि V और I के टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है, और दूसरा फॉर्मूला करंट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए V इज इक्वल टू आई आर। आगे बढ़ो। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू, इलेक्ट्रिक आयरन है जिसमें रेजिस्टेंस कितना है आपका 20 ओम, करंट कितनी फ्लो हो रही है 5 एम्पियर, तो आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, कितनी हीट क्या होगी डेवलप होगी, कितने में 30 सेकेंड में, तो टाइम आपको कितना है 30 सेकेंड। हर चीज ऐसा यूनिट में है। अब हीट मतलब एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू R और I और T में, तो I स्क्वायर R T, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आई बात, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखो भी कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हीट निकालनी है ना, तो I का स्क्वायर, I की तरफ ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, R कितना है 20, तो 20 लिख दो, और टाइम कितना है 30, तो 30 लिख दो। H इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये हो गया 20, और ये हो गया 30। अब यहाँ से देखो 20 और 30 मल्टीप्लाई हो गए 2, और 3 मल्टीप्लाई हो गए 6 होते हैं, 2 जीरो ऐड कर दो और यहाँ पे कर दो 25। तो 25 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 25 छक्के 150, 150, और ये 2 जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आपका हीट कितना आया गया 15,000 जूल, या इसको लिख सकते हो 15 किलो जूल। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो कितने किलो जूल हीट डेवलप होगी 15 किलो जूल, कहाँ है क्वेश्चन, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, योर आंसर विल बी 15 किलो जूल। समझ में आ रही बात, अरे आ रही नहीं आ रही, आ रही है तो भी मुस्कुराओ, ऐसे चुपचाप मत बैठे रहो। नोट कर रहे हो ना, ये आपका गिवन इंफॉर्मेशन है, ये क्या है गिवन, ये क्या है, ये चीज़ें आपको निकालनी थी, हीट निकालना था, ये है फॉर्मूला यूज्ड, और ये है आपका कैलकुलेशन। आसान है ओवरऑल, अगर कहें तो क्वेश्चन क्या है आसान। आगे, विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। एक टीवी है और एक क्या है टोस्टर है, कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, अगर इसका पावर रेटिंग कितनी है 250 वॉट, और कितने टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, तो 1 आवर के लिए यूज़ कर रहे हैं। टोस्टर का जो पावर रेटिंग है वो कितनी है 1200 वॉट, और कितने टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, तो 10 मिनट। यही तो क्वेश्चन है, बोल रहा है कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा। तो मैंने आपको बोला एनर्जी अगर निकालनी है, पावर गिवन है और टाइम गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी मिल जाएगा, यही तो बोला। अब देखो इसको ले लो आप किलोवाट आवर में, ठीक है, तो अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 250, देखो पेन बदल लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सही रहेगा। देखो यहाँ पे अगर हम देखें पावर इज इक्वल टू कितना है 250 वॉट, अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 250 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1000। या इतनी बात समझ में आ रही, तो ये जीरो से जीरो कट गया, तो 1/4 क्या आ गया आपका किलोवाट। टाइम क्या है आपके पास, यहाँ पे टाइम क्या है आवर में ही है, तो 1 आवर। तो यहाँ से एनर्जी क्या होगा पावर इंटू टाइम, तो 1/4 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 किलोवाट आवर। ये आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ।
टोस्टर के केस में अगर आप देखो तो टोस्टर के केस में पावर कितना है, तो पावर है आपका 1200 वॉट। ठीक है, इसका मतलब 1.2 किलोवाट। और जो टाइम है वो आपका है 10 मिनट। क्या है, 10 मिनट। 10 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करोगे तो 10 बाई क्या करोगे, 60, तो ये हो जाएगा 1/6। और अगर एनर्जी इसके निकालनी है, आपको टोस्टर की एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे इसीलिए लिख रखा है। ठीक है, तो पावर कितना है, ये पावर किसका है, टोस्टर का 1.2, तो 1.2। और टाइम कितना है, 1/6। तो अगर इसको आप देखो तो ये आ रहा 0.2, ये आएगा ना, ये आएगा आपका 0.2 किलो वॉट आवर। और ये कितना है, 1/4 किलो वॉट आवर, यानी कि 0.25 किलो वॉट आवर। अब आप देखो एनर्जी कंज्यूम बाई ये क्या है भाई, ये टीबी है। और एनर्जी कंज्यूम बाई ये क्या है, टोस्टर है। तो एनर्जी कंज्यूम बाई टीबी इज ग्रेटर देन एनर्जी कंज्यूम बाई टोस्टर। ठीक है, वैसे भी ये 10 मिनट चल रहा है, ये 1 घंटे चल रहा है, लेकिन इसकी पावर ज़्यादा है, उसकी पावर क्या है, कम है। फिर भी 1 घंटे ज़्यादा है, इस वजह से ये वही होगा। समझ में आ रही बात, अरे समझ में आ रही क्या बात, आ रही है, आ रही है, बहुत अच्छी बात है। नोट करो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं, और दिख जाते हैं कैलकुलेशन आप करते नहीं हो तो फिर गलत करके आते हो। 100 जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड, 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितने जूल, 100 जूल। 8 सेकेंड, हर 1 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना है आपका, तो 1 सेकेंड है। इन 4 ओम रजिस्टर, रजिस्टर कितना है आपका, है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, वी की आपको वेल बात बतानी। इसको यूज करते हुए कोई फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, H इज इक्वल टू V²/R×T, ऐसा फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। हीट यहाँ पे कितनी है, 100। ठीक है, V की वैल्यू हमें निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो हमें निकालना है। R रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। और टाइम कितना है, 1 है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है। जितना भी क्वेश्चन में गिवन है वो हर एक चीज आपको लिख लेना है, उसके बाद फॉर्मूला सोचना है। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रही बात, अरे आ रही नहीं आ रही, आ रही है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो इस 4 को इधर करोगे तो ये हो जाएगा 400, और ये आ जाएगा V²। तो अगर हम V की वैल्यू देखें तो V की वैल्यू हो जाएगी √400। तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी ±20। और पोटेंशियल कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो दिस इज 20, और ये हो जाएगा वोल्ट। सो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये सारी चीजें क्या हैं, गिवन है। और V आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड। और ये आपका क्या है, फॉर्मूला। और ये है आपका कैलकुलेशन। क्वेश्चन आसान है, आपको भी मालूम है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट के जनरेटर से क्या है, कनेक्टेड है। यानी कि आपको मालूम है कि यहाँ पे V की जो वैल्यू है वो कितनी है, 220 है। ठीक है, करंट की वैल्यू यहाँ पे दी है, कितनी है, 0.5 एम्पियर। तो पावर आपको बताना है, व्हाट इज द पावर, पावर कितना होगा। फॉर्मूला आपको अगर याद है तो ये क्वेश्चन लल्लू टाइप का क्वेश्चन है आप मानो। तो पावर इज इक्वल टू होता है V×I। पावर के लिए 3 फॉर्मूले, VI, या V²/R, या I²R। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हैं। अगर इन फॉर्मूलों में टी लगा दो तो एनर्जी और फॉर्मूला आ जाएगा।
टी लगा दोगे तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा, एनर्जी का। तो पावर इज इक्वल टू वी कितना है आपका, देखो भाई 220, और करंट कितनी है 0.5, 0.5 का मतलब होता है 1/2, ये होता है ना। और इसको काट दिया तो कितना आ गया, पावर आपका आ गया 110, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो पावर की जो वैल्यू आई है, व्हाट इज द पावर, इस क्वेश्चन में पूछा है ना आपसे पावर कितना होगा, तो पावर की जो यहाँ पे वैल्यू आई है विच इज हाउ मच, 110 वॉट। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आसान है, सिर्फ इस फॉर्मूले के दम पे ये क्वेश्चन को किया जा सकता है। फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही बात। आगे बढ़ो और देखो क्या है भी, आगे बढ़ने पे क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या, ठीक है देखो। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द मंथ ऑफ सितंबर। कौन से महीने की बात करी है, सितंबर की बात करी है, और सितंबर में होते हैं 30 दिन, ये आपको पहले दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट इज 6 रुपीज, एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 6 रुपए है, 6 रुपीज, 6 रुपीज, ठीक है। एक यूनिट का मतलब मैंने बताया था, यूनिट, एक यूनिट अगर चाहिए तो पावर को लिख लो आप किलोवाट में, और टाइम को ले लो आवर में, किलोवाट आवर, ठीक है। अब पहली चीज क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर है जो 1000 वॉट का है, 5 घंटे यूज होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर कितना है 400 वॉट है, और 10 आवर यूज होता है, ठीक है भैया हम निकाल लेंगे। तो पहले एक दिन का निकाल लो, हीटर का निकाल लो, एनर्जी यूज्ड बाय हीटर। तो हीटर कितनी एनर्जी यूज करता है, 1000 वॉट का है, तो 1000 वॉट को अगर किलो वॉट में कन्वर्ट करो, देखो पावर कितनी है 1000 वॉट, अगर इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करोगे तो 1000 डिवाइड बाई क्या करोगे, 1000, तो ये कितना आ जाएगा 1 किलो वॉट। समझ में आ रही बात। ये पावर यूज्ड बाई क्या है, हीटर, हीटर है ना पहला वाला पोर्शन हम कर रहे हैं अभी। तो ये हो गया आपका 1 किलो वॉट। टाइम कितना है 5 घंटे, टाइम ऑलरेडी घंटे में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5 हो गया, तो ये हो गया आपका 5 किलोवाट पर आवर। ये कौन, हीटर यूज कर रहा है। और एनर्जी यूज्ड बाय रेफ्रिजरेटर, तो 400 वॉट। तो देखो पावर यूज्ड बाय रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा 400 वॉट। 400 वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 400 डिवाइड बाई 1000 करेंगे, अरे हाँ ना बोलो। तो यहां से अगर हम देखें तो 0.4 किलोवाट आ गया क्या, पावर यूज्ड बाय रेफ्रिजरेटर, या पावर रेटिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये कितना है 0.4। हर दिन कितना यूज कर रहे हैं 10 घंटे, तो यहाँ पे 10, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 किलोवाट आवर। समझ में आ रही बात। इतनी बातें सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो अगर हम देखें एक दिन में, 1 डे, एक दिन में एनर्जी का कंजप्शन कितना है, तो 5 किलोवाट आवर तो कौन यूज कर रहा है, हीटर, और 4 किलोवाट कौन यूज कर रहा है, आपका रेफ्रिजरेटर। तो 5 + 4 कितना हो गया 9 किलोवाट आवर, यानी कि 9 यूनिट। मैंने आपको अभी बताया कि किलोवाट आवर क्या होता है, 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। एक दिन में 9 यूनिट यूज हो रही है। अब सितंबर की बात कर रहे हैं तो 30 दिन में कितने यूनिट यूज हो जाएगी, तो 30 दिन में आपको 30 करना है और इंटू क्या कर देना है 9, तो 9×3 = 27, तो 270 यूनिट क्या होगा, यूज होगा, इतनी एनर्जी यूज होगी। अब एक यूनिट के लिए 6 रुपए दे रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 6 × 270, तो इसको 0 हो गया, 42 हो गया, 6 से 42, 6 दूनी 12,
और 12 4 16, 1620 रुपये आपका क्या होगा, मंथली एनर्जी का कंजप्शन होगा। जितनी बातें मैंने आपको बताई है ये कॉन्सेप्ट है, एक तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट और एक होगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और हम सारी चीजें किस में कर रहे हैं, पावर को हम ले रहे हैं किलोवाट में, टाइम को ले रहे हैं आवर में, क्योंकि यहाँ पे बात किस में हो रही है, प्राइस जो दिया है 1 यूनिट दिया है 6 रुपये, तो हमें जो एनर्जी निकालनी पड़ेगी वो किस में निकालनी पड़ेगी, यूनिट में निकालनी पड़ेगी। आगे बढ़ो। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटिंग कितनी है, 400 वाट। पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है, पावर रेटिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है, 400 वाट। हर दिन 8 घंटे यूज होता है, तो टाइम कितना है आपका, तो बोलोगे आप 8 घंटे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेट इन 30 डेज, तो टोटल डेज कितना है 30 डेज में, 3 रुपए पर किलोवाट आवर का जो रेट है। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो एनर्जी यूज्ड इन 1 डेज कितना आ जाएगा, एक दिन में एनर्जी कितनी यूज होगी बाई रेफ्रिजरेटर। तो एनर्जी यूज्ड बाई रेफ्रिजरेटर, तो पहला तो क्या करना है, किलोवाट आवर में दिया ना कॉस्ट, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करो। तो किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 400 डिवाइड बाई क्या करोगे आप, 1000, तो ये वही क्या निकल के आ जाएगा आपका, क्या निकल के आ जाएगा आपका, देखो क्या निकल के आ जाएगा आपका, 0. चलो यहीं पे इसको डील करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं भाई, ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5 किलोवाट। ये हो गया क्या, पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर। समझ में आ रही बात, टाइम तो ऑलरेडी आवर में दिया है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ये याद रखना है आपको। तो पावर कितना हो गया आपका 0.4 और टाइम कितना है 8, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 3.2 किलोवाट आवर, ये एक दिन का है। 30 डेज में कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 30 इंटू क्या कर देना है, 3.2 कर देना है, तो ये कितना आ गया आपका, ये जीरो से कट गया ना भाई, तो 96 किलोवाट आवर, यही होगा ना मल्टीप्लाई, फिर 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9 और जीरो पॉइंट की वजह से हट गया। तो 30 डेज में एनर्जी का कंजप्शन कितना है आपका, 96 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट का आवर कॉस्ट कितना है, 3 है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, 3 × 96। भाई 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है वो 3 है, तो इतने का कितना हो जाएगा, आप देखो मल्टीप्लाई करो, तो 3×18 और 3×9 = 27 और 1 = 28, तो 288 रुपया, कितना, 288 रुपीज, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट 30 डेज। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको दो तीन चीजें आपको याद रखना है, क्या याद रखना, दो तीन चीजें, इसमें मैं लिख दूं क्या, हाँ, की पॉइंट, यहाँ पे ये की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट ये कहते हैं आपको, सबसे पहले चीज जो है वो आपको याद रखनी है भैया, कि पावर को रखो किलोवाट में, पावर को किस में कन्वर्ट करो, किलोवाट में, और टाइम को किस में कन्वर्ट करो, आवर में। अगर रेट किस में दिया है, अगर रेट आपको दिया है किलोवाट आवर में दिया है या यूनिट में दिया है, ठीक है। और फॉर्मूला यूज करना है आपको कौन सा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम।
पावर रेटिंग दिया, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी आ जाएगी। तो पहले एक दिन का निकालो, फिर चाहे जितने दिन का निकालना हो वो निकाल लो एनर्जी, और फिर एनर्जी आने के बाद जितना रेटिंग दिया हो, जितना रेट हो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। तो ये आपको की पॉइंट है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है भैया, 8 ओम, और करंट कितनी है, 15 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना है आपका, रेजिस्टेंस आपका कितना है, 8 ओम। भाई चीज़ें अगर समझ में नहीं आती यूनिट से पहचानो। और ये देखो यहाँ पे करंट लिखा नहीं हुआ है, लेकिन 15 ए लिखा है, तो इसका मतलब करंट है। करंट कितना है, 15 एम्पियर। फ्रॉम सर्विस मीन्स 2 आवर्स, टाइम कितना है, 2 घंटे। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन हीटर। रेट ऑफ हीट फ्लो यानी कि पावर की बात कर रहे हैं, याद रखना। रेट ऑफ हीट फ्लो अगर बात करेंगे तो रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब होता है पावर। तो ये पावर ऑफ हीटर पूछने वाला है, तो पावर के लिए आपको क्या यूज करना है, आर और आई दिया है तो आई स्क्वायर आर कर लेना है। फिर टाइम की तो जरूरत ही नहीं पावर में, तो आई कितना है आपका 15 का स्क्वायर और आर कितना है 8। तो 15 का स्क्वायर तो 225 और 8, समझ में आ रही बात। तो 8 से 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, और 8 दूनी 16 2 18। ये 1800 वॉट के आगे इसकी पावर आ गई। कैलकुलेट द रेट, यानी 1800 वॉट पर सेकेंड के दर से क्या हो रही है, हीट फ्लो हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच। आपको मैं बहुत सारे मतलब जितनी वैरायटी का क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते थे मैंने आपको बता दिया। बाकी आप को एक बार और मैं चीज़ें यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। कुछ फॉर्मूले, देखो फॉर्मूले का ही पूरा खेल है इस चैप्टर में, ठीक है। फॉर्मूले आप लिखो एक पेज में और देखो कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद है। तो पहला जो फॉर्मूला था वो था आपका, मैंने स्टार्टिंग बताया था, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। ई की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा फॉर्मूला आपको बताया था आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू की वैल्यू क्या होती है, एन ई बाई टी, ऐसे भी आप इसको याद रखोगे। तीसरा फॉर्मूला बताया था वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। चौथा फॉर्मूला आपको बताया था वी इज इक्वल टू आई आर। पांचवा फॉर्मूला बताया था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। छठा फॉर्मूला बताया था आपको मैंने आर सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दिया तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये बताया था। अगर मैक्सिमम ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में, अगर कम रेजिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल में, ये बताया था मैंने आपको। इसके बाद हीट के लिए फॉर्मूला बताया आपको आई स्क्वायर आर टी, या इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, या इसी को लिख सकते हो वी आई टी। अब पावर के लिए आपको क्या करना है, टी गायब कर देना है, तो आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर या आपको वी आई। उसके बाद मैंने आपको बताया पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। तो जब पावर निकालना एनर्जी की बनो टाइम की बनो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब एनर्जी के लिए पावर और टाइम गिवन हो तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करने पे हमें एनर्जी मिल जाएगी। और 1 यूनिट की जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी विच इज 1 किलोवाट आवर, जो यूनिट होती है दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। समझ में आई बात। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और बताया था जो 1 किलोवाट आवर होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। तो ये जो है फॉर्मूला, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल और जितनी थोड़ी बहुत थ्योरी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी है। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहें, और आने वाले टाइम में सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।